फास्ट सिंगर फर्स्ट खेलेंगे। और भाई साहब इधर जो पीढ़ी बैठी है ना, जब से हम आए हैं ये सेशन खेलने के लिए सब इधर ही से आ रहे हैं। देख रहे हैं आप, इधर खाली हो गए, एक देवी जी बैठी हैं बेचारी और इधर पूरा भरा हुआ है। आपको बताएं एक बात, ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है क्योंकि ये जो मंच है ना थोड़ा ऐसा हो गया है, हमको ऐसे चलना पड़ता है। हेलो देवी संध्या, क्या हाल है आप? इधर से निकालो बाहर। तो देवी संध्या और हम खेलेंगे फास्ट सिंगर फर्स्ट। ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सोच समझ करके खेलिएगा। और देखिए आप पर हम कोई अलग दिशा से नहीं देख रहे हैं और हम चाहेंगे कि इधर से भी कुछ लोग जाएं ताकि मंच थोड़ा सा सीधा हो जाए। तो यार फास्ट सिंगर फर्स्ट का प्रश्न ये रहा आपके सामने। टैक्सोनॉमी में वर्गीकरण के इन स्तरों को उच्चतम से निम्नतम के क्रम में लगाएं। Arrange these levels of classification in taxonomy from the highest to the lowest. और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। A जाति, B गण, C संघ, D जगत। A species, B order, C phylum, D kingdom। समय समाप्त हो गया। एक भी चीज समझ में नहीं आई हमारे, लेकिन फिर भी देखते हैं सही उत्तर क्या या क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी किंगडम जगत, फिर आता है सी फाइलम संघ, फिर आता है बी ऑर्डर गण और फिर अंत में ए स्पीशीज जाति। यह है सही ऑर्डर। इस ऑर्डर में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। केवल दो ने और सबसे कम समय मानसी मेधा। Well played. जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। नमस्कार, मैं मानसी मेधा, IIM अहमदाबाद की 25 वर्षीय छात्रा। वैसे तो मेरी बहुत सारी अभिलाषाएं हैं, पर उसमें सबसे ऊपर यह है कि मैं एक ऐसी दुनिया देखूं जहां हर आवाज की सुनवाई हो और हर व्यक्ति को अपना अधिकार मिले। बहुत बहुत बधाई आपको मानसी। आधी तो चीजें थी इसमें मानसी जी जो ऑप्शन में थी और हमने जिंदगी में कभी सुना ही नहीं है। कैसे शब्द हैं ये टैक्सोनॉमी? सर, बायोलॉजी में जैसे जीव जंतुओं को क्लासिफाई करते हैं ना, तो उसमें प्रयोग होता है टैक्सोनॉमी का। ये इसका टैक्स के साथ कोई मतलब नहीं है? नहीं सर, नहीं जी, हम सोच रहे हैं कि टैक्स के साथ है इसका। हम सब बायो स्टूडेंट्स को याद करना पड़ता है, फिर हम रट के एग्जाम देने जाते हैं 12वीं में, परीक्षा में लिख के आते हैं। बहुत सारी बातें करनी पड़ेंगी आपसे मानसी जी। तो देवी संध्या मेरे सामने इस समय जो विराजमान है मानसी जी, उनका जो व्यक्तित्व है ना उसके बारे में यही कहा जा सकता है कि ये बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। ये मानसी मेधा जी, इनकी उम्र है 25 वर्ष की, लेकिन इनकी उपलब्धियां जो है ना इनकी उम्र से 10 गुना से भी ज्यादा है, यानी कि 250 से भी ज्यादा इनकी उपलब्धियां। 10th स्टैंडर्ड में 10 CGPA, 12th स्टैंडर्ड में 93%, IIT एंट्रेंस एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 40, CAT की पहली ही अटेम्प्ट में 99.75 परसेंटाइल, IIT गुवाहाटी में डिबेट कंपटीशन में बेस्ट स्पीकर और बेस्ट जर्नलिस्ट अवार्ड विनर, पावर लिफ्टिंग, स्विमिंग और फ्रिस्बी कंपटीशन में मल्टीपल मेडलिस्ट और प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में पढ़ाई जैसे कि IIT गुवाहाटी क्लास ऑफ 2022 और IIM अहमदाबाद क्लास ऑफ 2025 और अब KBC की हॉट सीट पर। कुछ छोड़ा है आपने कि सब कुछ आप अपने आप को ग्रहण करना चाह रहे हैं? जी सर, आपसे मुलाकात नहीं हुई थी कभी, केबीसी पे आने का अवसर नहीं मिला था। मुझे लगता है ये जो बहुमूल्य अवसर मुझे मिला है वो एक और बोलते हैं ना सोने पे सुहागा हो गया है।
जो भी आपने अभी कहा उसके बारे में तो खैर काफी समय हो गया था सोचे हुए, क्योंकि जीवन में जैसे जैसे आप कुछ भी करते फिर आप सोचते अच्छा आगे क्या और कैसे, पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं मैंने। पर जो सब भी आपने कहा सुन के बहुत अच्छा लगा मुझे। और अब लगता है कि हाँ मतलब कुछ तो किया है थोड़ा सा। कुछ तो किया है थोड़ा सा। इतना कुछ किया है, ये थोड़ा सा है क्या? कुछ नहीं है, जान निकल जाए इतना कुछ करने में। ओके, इतना सब हम जब बोल रहे थे इनकी उपलब्धियों के बारे में तो बड़ा गर्व महसूस होता होगा आप दोनों को। बिल्कुल सर। Yes, sir. और ये विचित्र है एकदम। हाँ सर। मानसी जी, खेल के जो नियम है आपको पता होगा सब कुछ। 3 लाइफलाइन है कर देने के लिए। ऑडियंस 4 लाइफलाइन है, बहुत ही बुरी जनता बैठी है यहाँ पर। वीडियो कॉल अ फ्रेंड है और डबल। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। इतनी गुणी हैं आप, इतने सारे गुण हैं आपके अंदर, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह का प्रश्न डालेंगे आपके सामने कंप्यूटर जी। बहरहाल, पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस व्यंजन का संबंध मुख्यतः बिहार से नहीं है? Which of these food items is not primarily associated with Bihar? A. चोखा, B. ठेकुआ, C. मालपुआ या D. इडली? सर आपने घर के खाने की याद दिला दी। हाँ। लिट्टी चोखा, ठेकुआ, मालपुआ तो खाते खाते हम बड़े हुए हैं सर। डी इडली है उसका उत्तर, जो बिहार से जुड़ा हुआ नहीं जी है। जी जी, डी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लगा लिए। दीजिए। बिल्कुल सही जवाब दिया। बाकी सब व्यंजन उन्होंने बिहार में खाया हुआ है, तो बड़ा स्वादिष्ट होता है ये सब। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। मानसी जी ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या क्रोशे कला का सबसे अच्छा वर्णन करता है? Which of these best describes the art of crochet? A. Baking, B. Needlework, C. Wood chipping, D. Flower arrangement. Baking सिलाई, लकड़ी काटना या फूल लगाना? सर इसमें से 2 मेरी रुचियां हैं, बेकिंग और नीडल वर्क। और उनमें से नीडल वर्क क्रोशेटिंग और निटिंग के भाग्य में उस कैटेगरी में आएगा, तो मैं बी नीडल वर्क को ताला लगाना बी नीडल वर्क कर रहे जाएंगे, ताला लगा दिया जाए इसको। बिल्कुल सही उत्तर हो गया। क्रोशे के उपयोग से कंबल इत्यादि बनाए जाते हैं, इसके लिए एक विशेष क्रोशे हुक होता है, उसका उपयोग किया जाता है। महिलाएं बहुत करती हैं इसको। स्कार्फ बना देंगी, जर्सी बना देंगी आपके लिए पहनने के लिए, कंबल। मैंने जब सीखा था तो मैंने अपने माता पिता को भी बना के दिया था। बना के दिया था आपने? अरे वाह क्या बात है। हाँ, हमको भी बना के मिलता है। हाँ, आपने नहीं बनाया, अगली बार से घर पे बनाया गया था। समझ जाइए किसने बनाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए। तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द एनिमेशन की जापानी शैली को दर्शाता है? Which of these words refers to a Japanese style of animation? Options: A. Anime, B. K-pop, C. Cubism, D. Pop art. सर ये भी मेरी प्रमुख रुचियों में से एक है। ए एनिमे सर, एनिमेशन शब्द का ही छोटा सा अंश है। ए एनिमे पे ताला लगा Okay. दीजिए। ए को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। जी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह। ये एनिमे आप ये क्या है एक्चुअली? शॉर्ट फॉर्म जापानी में है कुछ शब्द है। हाँ, तो सर ये जो भी चलचित्र वगैरह एनिमेटेड चलचित्र जो भी बनते हैं जापान में, तो उसके लिए उन्होंने एनिमेशन को, जैसे लोन वर्ड लेते हैं हम दूसरे भाषाओं से, एनिमेशन शब्द को लिया और आधा में बांट दिया, और एनिमे एक पूरी इंडस्ट्री अब बन गई है। एनिमे जापानीज में कहेंगे Okay. इसको। तो वो सबसे मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा समय मैंने अपनी जिस हॉबी में व्यतीत किया है वो एनिमे देखना ही है। मतलब मैं 250 से ज्यादा शोज देख चुकी हूँ। तो अगर टीवी पे आता है ये एनिमेशन शो? जी सर, टीवी पे आता है, कंप्यूटर पे आता है, देखने का मौका मिलता है। तो लगभग मैंने अपने जीवन के 1-2 साल तो सिर्फ एनिमे देखने में बिता दिए हैं। वो तो सब जापानी में होता है, तो कैसे समझ पाती हैं आप? सर शुरू में तो हम सबटाइटल्स जो अंग्रेजी अनुवाद होता था उसकी सहायता लेते थे। फिर हमें धीरे धीरे लगा कि अब खेलकूद और आनंद तो आ ही रहा है एनिमे देखने का, कुछ सीखने का मौका मिले इसमें।
तो बचपन से ही हम 3 भाषाएं बोलते हुए बड़े हुए घर पे, हिंदी, अंग्रेजी, मैथिली। फिर स्कूल में हमें स्पेनिश सीखने का सौभाग्य हुआ, तो हमने सोचा कि अब एनिमे देख रहे हैं तो साथ ही साथ थोड़ी जापानीज वो भी भी है। सीखने की कोशिश ओहो। करते हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा कोशिश करते हैं, कुछ शब्द सीख लिए, कुछ वो जो ग्रामर सीख शुरू में लिए। हमने पढ़ के दिया था ना एक पूरा पाठ, क्या क्या आपके अपने उपलब्धियां हैं, उसमें ये भी अब जोड़ना पड़ेगा। स्पेनिश भी आप बोलती हैं, जापानीज भी बोलती हैं, तब मैं पढ़ लिख लिया है आपने उसको। सर थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया है। और स्पेनिश में तो खैर मुझे अपने स्कूल की तरफ से ये अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मैं स्पेनिश एक्सचेंज जाऊं। 2 सप्ताह के लिए हम स्पेन गए थे ओह। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम पे, तो वहां जाके और अपनी स्पेनिश प्रैक्टिस करने का मुझे अवसर मिला। तो और सीख के जाना पड़ता है या वहां पहुंच के सीखना सर पड़ता है? सीख के मतलब हम, अगर आप 9वीं 10वीं में स्पेनिश के एग्जाम दे रहे हैं बोर्ड वगैरह में जैसे, तो उसके साथ ही हमारे स्कूल ने बोला था कि हाँ आपको ये अवसर भी दिया जाएगा, तो वो हुआ। और अब हम प्रयास कर रहे हैं कि सब चीज़ों के सर्टिफिकेशन के साथ इंडियन साइन लैंग्वेज सीखने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो अभी हम मतलब अक्षर वगैरह साइन लैंग्वेज में करना सीख रहे हैं। सीख रहे हैं आप? जी। तो वही मुझे लगता है भाषाएं सीखना मेरी सबसे काम वाली रुचि है, जो मेरे काम आती रहती है, क्योंकि बाकी सारी वैसे बहुत जापानी सारी। और स्पेनिश कहाँ से काम में आती है आपकी? सर अब जैसे मतलब अब मेरी पढ़ाई जैसे मैनेजमेंट की चल रही है, अलग अलग देशों में कंपनी होती है, क्लाइंट होती है, प्रोजेक्ट होते ओह, हैं। अच्छा। तो भाषाएं उस रूप से आपके मतलब बहुत काम आती हैं, अगर आपको किसी से बात करनी है, कुछ अनुवाद करना है, कुछ समझना है तो। हमसे अगर आपको जापानी में बात करना तो कैसे करेंगी आप? सर मतलब कुछ 1-2 शब्द हम बोल सकते हैं। जैसे आप वो एड ब्रेक वगैरह के लिए बोलते हैं बीच वगैरह में, तो हम उसका अनुवाद करने का प्रयास कर सकते हैं। आप जो जो बोलेंगे हम उसका अनुवाद करने की कोशिश अच्छा अच्छा, करेंगे। समझ गया, मैं समझ गया। अगली बार जब बोलना पड़ेगा ब्रेक में जाने के लिए तो आप जापानी में बोल दीजिएगा, जी ठीक है फिर सर, दूसरी बार जब होना होगा तो स्पेनिश में बोल दीजिएगा। हम सोचेंगे ठीक सर। है? अभी ठीक है अभी सर। मत कुछ बोलिएगा। जी हम जानना चाहेंगे कि ये जापानी भाषा कैसे आपने सीख ली, क्या होता है इसमें। अवश्य सर। एक शब्द मालूम है हमको जापानी में, आरिगातो, मतलब जी धन्यवाद। धन्यवाद। चौथा प्रश्न रेडी मानसी जी, चौथा प्रश्न 5,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसे पूनम की रात भी कहा जाता है? Which of these days is also known as पूनम की रात? Options A अमावस्या, B पूर्णिमा, C एकादशी या D पंचमी। सर पूनम की रात सुन के तो बी पूर्णिमा लग रहा है। फुल मून या जिसे हम कहेंगे, तो मैं बी पूर्णिमा पे ताला लगाना चाहूंगी। बी पे ताला लगाना चाह रहे हैं? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पूनम का अर्थ होता है पूर्णिमा। अब आएगा आपके सामने 5वां प्रश्न। मूल्य है इसका 10,000 रुपए। खेल का पहला पड़ाव आ गया है मानसी जी। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए स्केल के ऊपर आपके ये रहा। इनमें से कौन सी पुस्तक इनहेरिटेंस साइकिल टेट्रोलॉजी का हिस्सा नहीं है? Which of these books is not a part of the inheritance cycle tetralogy? Options A Aragon, B Eldest, C Brissinger या D Prince Caspian। सर इसका उत्तर मेरे हिसाब से डी प्रिंस कैस्पियन होना चाहिए, जो शायद नार्निया की किताबों की सीरीज में है, क्योंकि एरागॉन, एल्डेस्ट और ब्रिसिंगर तो मेरी सबसे फेवरेट जो फिक्शन बुक की सीरीज है इनहेरिटेंस साइकिल, क्रिस्टोफर पाउलिनी द्वारा लिखित, उसका हिस्सा है। तो मैं डी प्रिंस कैस्पियन को ताला लगाना चाहूंगी। डी प्रिंस कैस्पियन पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। उत्तर देने से पहले अभी जो आपने भूमिका बांधी है वो हमको एक भी शब्द उसका समझ में नहीं आया। आप हमको बताएंगे ये है क्या? जी सर। इनहेरिटेंस क्या था? इनहेरिटेंस साइकिल मतलब ये किताबों है का क्या है। ये? तो अंग्रेजी किताबों की सीरीज है सर, फिक्शन किताबों की सीरीज है, और ड्रैगन्स वगैरह के बारे में है। एक ऐसी दुनिया में है जहाँ पे ड्रैगन्स वगैरह होते हैं।
तो उस पूरी सीरीज में से जैसे हैरी पॉटर सीरीज हो गई आपकी, फेमस 5 सीरीज हो गई, तो उन्हीं में से एक ये सीरीज भी है जो हमने मतलब तो ये सब स्कूल किरदार में हैं ही उसके? ये सब ड्रैगन्स के नाम है, इरागॉन, ब्रिजिंगर और एल्डेस्ट, और ये किताबों के भी नाम है। तो पहली पुस्तक का नाम इरागॉन है, ऐसे ऐसे करके। हमारे एक्सपर्ट कंप्यूटर जी जो हैं ये बता रहे हैं कि उपन्यास एरागॉन नामक एक किशोर लड़के और उसके ड्रैगन सफीरा के कारनामों पर केंद्रित है। इसकी 4 पुस्तकें हैं, एरागॉन, एल्डेस्ट, ब्रिसिंजर, इनहेरिटेंस। कुछ भी हमारी समझ में नहीं आया है क्या है। ऑलराइट मानसी जी, हम एक छोटा सा ब्रेक लेना चाह रहे हैं, तो आप जापानी में बोलिए कैसे लेंगे ब्रेक। जी सर, प्रयास करती हूँ। सा minasan, ima kokoku no jikan desu. तो कोकोकु नो आतो वाताशी तो अमिताभ दोनों मोदोरिमासु। आप ऐसा है देवी जी कि आप IIM अहमदाबाद में पढ़ रही हैं और हमारे कंप्यूटर जी बोल रहे हैं कि आपने एक वीलॉग जो है वो आपने एक बनाया है। तो हम हट जाइए, हम उसे देखना चाहेंगे। कंप्यूटर जी दिखाया जाए ये व्लॉग। हाय, मैं मानसी, मैं 25 वर्ष की हूँ और फिलहाल यहाँ पर हूँ, IIM अहमदाबाद। इस जगह का नाम तो आपने सुना ही होगा। आइए आज देख लेते हैं यहाँ मेरी दिनचर्या कैसी रहती है। IIM अहमदाबाद की कैंपस लाइफ, पढ़ाई, क्लासेस, खाना पीना, दोस्तों के साथ बहुत सारी बातें और एक बहुत ही खूबसूरत कैंपस में चलते रहना। ये है हमारा टनल, ओल्ड कैंपस से न्यू कैंपस पे दौड़ता हुआ। और ये है कैंपस का, आप देख ही सकते हैं, सबसे हैपनिंग एरिया, जहाँ पे सारी खाना पीना, मस्ती और बहुत सारी गॉसिप होती है। और ये है IIM अहमदाबाद की लाइब्रेरी। तस्वीरों में, इनफैक्ट मूवीज में, गानों में, हर जगह ये जितनी खूबसूरत लगती है, असलियत में ये उससे कई ज्यादा सुकून भरी है। IIM अहमदाबाद का अकेडमिक ब्लॉक और उसके बगल का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। IIM के पूरे कैंपस में आपको और भी बहुत कुछ करने को मिले। हमारा स्विमिंग पूल एरिया, कोर्ट्स, चलिए वहाँ चलते। हम बैडमिंटन कोर्ट आ गए। वैसे तो मैं आज खेलने निकली नहीं हूँ, पर मैं शूज तो पहन के आई हूँ, तो चलिए एक दो राउंड खेल लेते हैं। तो हाँ, ये था हमारा दिन IIM अहमदाबाद, जहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ हम बहुत सारी मस्ती, बहुत सारी बातें, बहुत सारा खाना पीना और बहुत सारी खेल कूद भी करते हैं। और यहाँ पे जो भी मैंने सीखा है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। Well done, मानसी, क्या बात है। बहुत अच्छा हुआ कि आपने हमको दिखा दिया ये IIM अहमदाबाद, क्योंकि हम आपको बताना चाहते हैं कि अब हमको पता चल जाएगा कि हमारी पोती जो है वो क्या करती है दिन भर। हमारी पोती यहीं पढ़ने गई हैं IIM अहमदाबाद में, और ऑनलाइन उनकी पढ़ाई थी, लेकिन शायद हफ्ता 10 दिन बीच में जाना पड़ता है। हर सत्र के शुरुआत में एक सप्ताह के लिए बुलाते हैं। वाह। तो एकदम ये हमको हमारे कॉलेज और हॉस्टल के जो दिन थे वो याद दिला दिए हमको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन अभी हम बाजा बजाएंगे बहुत जोर का, और आ जाएगा सुपर सवाल। तो मानसी जी, समय आ गया है सुपर सवाल का। तो फिर महाशय, सुपर सवाल जो है, तैयार हैं आप? हाँ, सुपर सवाल जो है प्रस्तुत किया जाए मानसी जी के लिए। एंडी जेसी किस कंपनी के CEO हैं जिसका मुख्यालय अमेरिका के सिएटल में है? एंडी जेसी serves as the CEO of which company that is headquartered in Seattle in the US? समय की कोई पाबंदी नहीं है और विकल्प भी नहीं मिलेगा। वैसे तो मुझे इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, इनका नाम मैंने कभी सुना नहीं है, पर अगर मुझे सिएटल USA के बारे में बोलना हो तो या तो कोई टेक कंपनी होगी, कोई सोशल मीडिया कंपनी भी हो सकती है।
क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं है, मैं IBM अनुमान लगाना चाहूंगी। IBM जो Okay. एक टेक कंपनी IBM कंपनी कह रहे हैं, इसको उतार लगा जाए, देखें सही होता है या नहीं। जी नहीं, ये गलत हो गया। Amazon कंपनी के ये CEO हैं, एंडी जेसी। ओके, कोई बात नहीं, आपको सुपर शक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन खेल आपका जो है वो जिंदा है अभी भी। और खेल में आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न आएगा अब आपके सामने, 20,000 रुपए। छठा प्रश्न ये रहा। मंसी जी, ये एक आपको तस्वीर दिखाई जाएगी और ये प्रश्न इसी पर आधारित है। चित्र में दिख रहा झंडा किस महाद्वीप पर स्थित एक देश का है? दिस इज द फ्लैग ऑफ अ कंट्री लोकेटेड ऑन विच कॉन्टिनेंट? तस्वीर दिखाई जाए। देख लिया? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए यूरोप, बी साउथ अमेरिका, सी अफ्रीका, डी एशिया। तो सर ये अगर मुझे सही याद आ रहा है तो ये स्पेन का झंडा होना चाहिए, Alright. जहां जाने का अवसर मुझे मिला था। तो ए यूरोप पे ताला लगा दीजिए। ए यूरोप पे कह रही था लगाने के लिए, बिल्कुल सही जवाब हो गया। ये स्पेन का झंडा। कोई भी उनके जैसे कि गेम्स वगैरह होते ना, फुटबॉल हो या स्पोर्ट्स जर्सी वगैरह वगैरह हो, में भी। हमेशा वो इसी इन्हीं रंगों के साथ खेलते हैं। ऑलराइट, अब आ गया सातवां प्रश्न, 40,000 रुपए। रेडी मानसी? जी। सातवां प्रश्न, 40,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा शहर जहां एक ज्योतिर्लिंग है शिप्रा नदी के तट पर स्थित है? Which city home to a Jyotirling is located on the banks of the Shipra River? A. Sri Sailam, B. Ujjain, C. Rameshwaram या D. वाराणसी? सर इसका वाराणसी तो गंगा नदी के तट पे है और रामेश्वरम चेन्नई में है, इंडियन ओशन के पास। उज्जैन और श्रीशैलम में मुझे नहीं पता है। मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी शांत सर। हो जाइए, ठीक ठीक जी। लाइफलाइन लेंगे, कौन सी? सर ऑडियंस पोल लेना ऑडियंस चाहूंगी। पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। और ये आ गई आपकी ऑडियंस एक बार फिर से, और आपका समय शुरू होता है अब। बी उज्जैन को दिया है। 78% जनता ने कहा है। क्या कीजिएगा? सर बिल्कुल जनता के जनता साथ के जाएंगे? साथ जाना चाहूंगी। Alright. बी उज्जैन। बी कह रहे हैं, बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल, वेल प्लेड ऑडियंस इज द राइट आंसर। उज्जैन जहां शिप्रा नदी बहती है, उन 4 स्थानों में से एक है जहां कुंभ मेले का आयोजन होता है। बिल्कुल सही उत्तर दिया जनता ने, वेल प्लेड। आ गया 8वां प्रश्न। एक लाइफलाइन चली गई आपकी, और ये 8वां प्रश्न दे सकता है आपको 80,000 रुपए अगर आपका उत्तर सही हुआ तो। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस अभिनेता की बहन ने द पेरल्स ऑफ बीइंग मॉडरेटली फेमस पुस्तक लिखी है? विच एक्टर्स सिस्टर इज द ऑथर ऑफ द पेरल्स ऑफ बीइंग मॉडरेटली फेमस? ऑप्शन सुनिए। ए ऋतिक रोशन, बी रणबीर कपूर, सी सनी देओल, डी सैफ अली खान। मुझे इसका अंदेशा तो लग रहा है कि शायद ये सोहा अली खान जी द्वारा लिखित किताब है, जो सैफ अली खान जी की बहन है। कर देते हैं सर। मुझे लग रहा है कि ये उनकी किताब है, क्योंकि वो मतलब विलायत से जल्दी पढ़ के बोलिए, भी आई टाइम थी। निकला हाँ जा सर, रहा है। सर डी डी सैफ अली खान को लॉक कर दीजिए। डी सैफ अली खान। डी पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं। उंगली दिखाइए अपनी।
कैसे किया था आपने? ऐसे ना पकड़े रहिएगा ऐसे। कैसे भैया, क्या हाल चाल है? ठीक-ठाक है ना सब? हाँ, हम भी ऐसे मोड़ के बैठे हुए हैं कब से, पता नहीं क्या होने वाला है। उत्तर आए या ना आए, हमको उससे क्या लेना देना है? वो उनको जाने, हम क्या जाने। सही जवाब। सैफ अली खान की बहन सोहा अली खान ने प्रसिद्धि की समस्याओं और इससे निपटने की तरीके जो हैं उनकी चर्चा करने के लिए ये एक आत्मकथा लिखी उन्होंने, और इतनी कम उम्र में उन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिख दी। माता जी के आपसे हम बात करना चाहेंगे। यस सर। आपकी बेटी ने इतना कुछ प्राप्त कर लिया है जीवन में, आपने इनके जो यात्रा है वो देखी हुई है और आपका आशीर्वाद भी रहा होगा इनके साथ, कैसे संभव कर पाई ये? सर पता नहीं, माँ सरस्वती की कृपा होगी। जब ये पहली बार प्ले स्कूल में गई थी और जब मैं 12 बजे इसको रिसीव करने गई स्कूल से, तो कई बच्चे रोते हुए आ रहे थे या मम्मी पापा को देख के चीखने चिल्लाने लगे एज इफ जेल से छूट के आ रहे हैं। जी। बट ये बड़ी संभलते हुए गले में अपना वाटर बॉटल लटकाए हुए संभलते संभलते नीचे उतरी, और इनकी प्रिंसिपल मिसेस बैनर्जी ने मुझसे कहा कि मिसेस मेधा वेरी ब्लेस्ड टू हैव अ डॉटर लाइक हर। और क्या बात है। तब से आज तक सर 12th तक जितने भी पीटीएम मैंने अटेंड किया है, हर बार मैं आंखों में आंसू लेकर ही आती हूँ, और जाने से पहले ये मुझे टोक देती, मम्मी आईलाइनर मत लगाना। बहुत बहुत बधाई आपको मानसी जी, और आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, sir. आशीर्वाद है। 25 वर्ष की उम्र में मानसी आपने इतना कुछ प्राप्त कर लिया है, भविष्य के बारे में क्या सोचा आपने? सर शुरू से मेरा रुझान मतलब पढ़ाई लिखाई के साथ साथ क्रिएटिव चीज़ों में बहुत रहा। निटिंग, क्रोशेटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूज़िक, एनिमे देखना। तो फिर जब मैं 13 साल की थी लगभग, 8वीं कक्षा में, मैंने सोचा कि ढूंढते हैं ऐसी कोई फील्ड जिसमें साइंस और आर्ट्स दोनों के एलिमेंट्स मिश्रण हो। जी जी। तो उस मिशन को खोजते खोजते मैं पहुंची बैचलर ऑफ डिज़ाइन की डिग्री पे। तो फिर मैंने IIT गुवाहाटी में अपना बीडेज किया, और वहाँ पे डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में कि कैसे किसी और की समस्या को समझ के उसको इंटरनलाइज करके उसके बारे में समाधान सोचे जा सकते हैं, और एक नहीं अनेक समाधान हो सकते हैं एक समस्या के। तो फिर मैंने सोचा कि इसको एक लार्जर लेवल पे कैसे किया जाए, कंपनियों के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए कैसे किया जाए। तो फिर मैंने सोचा चलिए अब MBA किया जाए और इसको एक स्ट्रैटेजी की दिशा दी जाए। जैसे मतलब आज से 25 साल पहले जब KBC शुरू हुआ था, जी हाँ, जी तो हाँ। किसी ने सोचा होगा, कॉन्सेप्चुलाइज किया होगा कि कैसा शो होगा, क्या फॉर्मेट होंगे, लोग क्या बोलेंगे, कौन सा चैनल, कौन सा माध्यम इसके लिए सही होगा। तो वो सारी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग वगैरह मैं आगे जाके भी करना चाहती हूँ। तो आप मान लीजिए बिजनेस स्ट्रैटेजी हो गई या आइडिया को कंसल्ट करना हो गया, ये सब करना चाहूंगी। तो डिजाइनिंग का इससे क्या संबंध होता है? सर डिजाइनिंग का सबसे ज्यादा संबंध तो इसमें पहले होता है कि किसी की मानसिकता समझना, किसी की तकलीफ समझना कि यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है। आप किसी से बात कर पा रहे हैं, उनका हाव भाव नहीं देख पा रहे हैं, तो आपको उनकी चेहरा भी देखना है। फिर कोई डिजाइनर बैठेगा, सोचेगा कि अगर हम दोनों लोगों की शक्ल एक दूसरे को दिखा दें। फिर कोई कोडर उस पर बैठेगा और वो कोडिंग करके देगा उस चीज के लिए। तो उस सब की जो शुरुआत होती है, जो आइडिया या कॉन्सेप्ट बन के आता है, मुझे लगता है उसकी शुरुआत जैसे कि कोई भी डिजाइन अगर बना, उससे उस कंपनी के बारे में या वो जो व्यवसाय कर रहे हैं उसके बारे में, उस डिजाइन को देख करके आपका संबंध उससे लग जाए। जी यही है ना? बिल्कुल सर। और इसके लिए आप और भी शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे हैं? अवश्य सर, मतलब कोशिश रहेगी कि जिंदगी भर पढ़ते रहें, सीखते रहें। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई आपको। आ गया है नवा प्रश्न मानसी जी। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए और 2 लाइफलाइन बची। नवा प्रश्न आ गया है आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये रहा अगला प्रश्न। उदारीकरण बजट का तात्पर्य भारत के किस वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट से है? The liberalization budget refers to the union budget presented by which Finance Minister of India? A. Shri Yashwant Sinha. B. Dr. Manmohan Singh. C. Shri Pranab Mukherjee. D. Shri Rajiv Gandhi. The liberalization budget. सर तो लिबरलाइजेशन जहाँ तक मुझे याद है 1991 में मतलब हुआ था।
और उस समय हमारे वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बाद में जाके हमारे प्रधानमंत्री भी बने हैं। तो मैं बी डॉक्टर मनमोहन सिंह पे ताला लगाना चाहूंगी, अगर मुझे सही याद आ रहा है। उंगलियां मोड़ मार के कह रही हैं बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब निकला आपका। वाह। 1991 के बजट में डायरेक्ट विदेशी निवेश आकर्षित करने के उपायों सहित महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार जो था वो प्रस्तुत किया गया था। ये बहुत ही एक अद्भुत एक समय था भारत की इकोनॉमी को लेकर के, और डॉक्टर मनमोहन सिंह को ये हमने श्रेय क्लोज्ड जाता है। इकोनॉमी से एक ओपन जी इकोनॉमी हाँ, बिल्कुल। में ट्रांजिशन किया था। 10वां प्रश्न आ रहा है और यहाँ पर जैसा कि आप जानती होंगी एक चेतावनी आपको दी जाती है कि मौका अमूल्य है, ये इसे संभल कर आपको निभाना पड़ेगा क्योंकि ये दूसरा मौका नहीं मिलेगा आपको। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। मानसी जी ये रहा आपके पर्दे पर। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए 2024 में अनावरण किए गए नए प्रतीक चिन्ह की संकल्पना किस संस्थान ने की थी? Which institute conceptualized the new insignia of the Supreme Court of India that was unveiled in the year 2024? ऑप्शन देखिए। A NIFT Delhi, B NID Ahmedabad, C Sir JJ School of Art Mumbai, या D IGNOU Delhi? सर इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का निफ्ट फैशन टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है, इग्नो ओपन यूनिवर्सिटी है जिसमें बहुत कोर्सेज होते हैं, NID अहमदाबाद और JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के बीच में मैं कंफ्यूज्ड हूँ, पर निफ्ट भी हो सकता है। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी। हैं? लाइफलाइन लेना लाइफलाइन चाहूंगी शांत सर हो मैं। जाइए। टिक टिक जी 20 सेकंड बचे हैं जी, और सर। 2 लाइफलाइन बची हैं, वीडियो कॉल फ्रेंड और डबल डिप। सर वीडियो कॉल फ्रेंड। वीडियो कॉल फ्रेंड की लाइफलाइन अंकित कर दी जाए। आपने कुछ नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रही थी, ये है वो नाम। सिद्धार्थ हैं, रेवंत, दुर्लापति हैं और अनुन्य राजहंस। सर राजहंस। रेवंत को कॉल लगा दीजिए। किनको? दूसरे नंबर पे जो है रेवंत त्रिपाठी। इनको लगाया जाए वीडियो कॉल। ये आपके रिश्ते में है या मित्र है? जी सर, IIT गुवाहाटी में हम दोनों ने बी डिजाइन साथ में किया था, तो मुझे लगता है ये डिजाइन का क्वेश्चन है। तो रेवंत जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। हेलो हाय जी। आई एम फाइन थैंक यू। मेरे सामने मानसी बैठी हैं हॉट सीट पे और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं। अगली आवाज है मानसी जी की और मानसी आपका समय शुरू होता है। आप so which institute conceptualized the new insignia of the Supreme Court of India, which was unveiled in 2024? The new insignia of the Supreme Court of India unveiled in 2024. NIFT Delhi, NID Ahmedabad, Sir JJ School of Art Mumbai, and IGNOU Delhi. The new insignia of the Supreme Court of India unveiled in 2024. NIFT Delhi. Should be either NID or JJ School of Art. I'm not sure. But it should A be double dip between between the those two. I'm not sure about IGNOU as well. I don't think it's NIFT. Got it. But most likely it's समय NIFT. समाप्त हो गया उनका। देखिए बहुत ही पेचीदा जगह पर हैं आप। वो तो है सर। कुछ सही जगह से उत्तर नहीं मिल रहा और आपके मन में भी कुछ ऊपर जैसे समय निकलता जा रहा है। आप वही चाहें तो है आप सर, क्विट दो कर सकते उत्तरों हैं। के बीच में वहाँ पर 2 मैं- अगर गलत हो गए तो फिर आप हार जाएंगे, नीचे सही आ बात है जाएंगे। सर। क्विट कर सकती हैं आप। जी जी सर, यहाँ हाँ? समाप्त करते हैं, खेल समाप्त करते हैं। बंद करें। जी सर। You'll quit? Okay. जी सर। हे भगवान 2 सेकंड बचे थे। कमेटी महाशय, मानसी जी ने निर्णय लिया है कि वो क्विट करेंगी। 1,60,000 रुपए आप जीते हैं। तालियां बज जाएं इनके लिए।
1,07,000 कंफर्म पहुंच गया आपके बैंक में 60,000। ऑलराइट मानसी जी, इसका सही उत्तर बताना होगा हमें। सर एनआईडी अहमदाबाद। एनआईडी अहमदाबाद बी कह रहे हैं, बी पता लगा जाए। ये गलत होता है। सही उत्तर है एनआईएफटी, एनआईएफटी इन दिल्ली। इसके लिए एक ध्वज भी डिजाइन किया गया था, ए फ्लैग। इसमें अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट भवन और भारत का संविधान शामिल है। एनआईएफटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी इन दिल्ली। बहुत बहुत बधाई आपको मानसी जी, आपसे बात करके इतनी सारी उपलब्धियां आपके पास, अच्छा लगा हमें। बिग हैंड फॉर मानसी, थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट।